Assalamu alaikum. We are going to start a detailed series of videos on properties of dental material. Today we will discuss mechanical properties of dental material. So let's start it. First property which come under the category of mechanical property is stress. So let's see the definition of stress. When an external force is applied to a body, an internal force equal in magnitude but opposite in direction is set up in the body. That force is called stress. देखो, मेरे पास एक बॉडी है, मैं उस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ। मैं जितना फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करूँगा उस ही की मैग्नीट्यूड में इस बॉडी में इंटरनली फोर्स क्रिएट होगा। उस फोर्स को हम कहेंगे स्ट्रेस। तो दो बातें हो गई। एक ये कि स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स है जो क्रिएट हुआ मेरे एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से। सो अगेन एक इंटरनल फोर्स है, मेरे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्रिएट हुआ, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा मेरे अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन से। अच्छा, अब इसका रिप्रेजेंटेशन है इफ इज इक्वल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना मैं फोर्स अप्लाई करूँगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मुझे स्ट्रेस का वैल्यू देगा। इसका यूनिट है वो पास्कल है, तो ये स्ट्रेस हो गया। अच्छा, अब टाइप ऑफ स्ट्रेसेस है, तो स्ट्रेसेस के चार टाइप्स है। नंबर फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस, देन वी हैव कंप्रेसिव स्ट्रेस, देन शेयर स्ट्रेस एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी वन इन डिटेल। देखो, टेंसाइल स्ट्रेस, जब भी आप टेंसाइल का वर्ड देखो तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड करना चाहिए कि ये लेंथ से रिलेटेड होगा। जब आप कंप्रेशन की बात करेंगे हम तो ये एरिया से रिलेटेड होगा या डायमीटर से रिलेटेड होगा। तो वो स्ट्रेस जो एक बॉडी जब लेंथ में चेंज करेगी और थ्रू लेंथ वो एक फोर्स क्रिएट करेगी एक्सटर्नल फोर्स की एप्लीकेशन की अपोजिट, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। इसी तरह जो जब एक हम फोर्स अप्लाई करेंगे और वो फोर्स एरिया में चेंजेस लाएगी, लेकिन उस मेरे जो एक्सटर्नल फोर्स है जो एरिया पर मैं अप्लाई करूँगा जो डायमीटर को डिक्रीज़ करेगा या एरिया को डिक्रीज़ करेगा और उसके मुकाबिल में या उसके अपोजिट में इंटरनली बॉडी फोर्स क्रिएट करेगी, तो उसको हम कंप्रेशनल फोर्स कहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास टेंशन हो गया। टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंशन आर almost equal. Then we have compression related to area. So here in your diagram you can clearly differentiate, this is tension, this is compression, a body is compressed, this is shear, this is bending, and this is torsion. Torsion means twisting. So all these are the type of stresses. अच्छा, अब व्हाट इज स्ट्रेन। देखो, मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उस एक्सटर्नल फोर्स की रेजिस्टेंस में या उस फोर्स को अपोज करने के लिए एक इंटरनल फोर्स क्रिएट हुआ। लेकिन सोचो, अगर मेरा अप्लाइड फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये बॉडी इतनी फोर्स नहीं क्रिएट कर सकती, इतना स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकती कि मेरे इस फोर्स को रेजिस्ट करे, तो बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो इस चेंजेस या इस डिफॉर्मेशन को हम कहेंगे स्ट्रेन। सो द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स applied to a body will result in change in dimension of the body. So this is called strain. Strain is equal to change in length multiply by original length. यहाँ पर लेंथ दिया है लेकिन चेंज इन एरिया भी हो सकता है, तो ये एक डायमेंशन है एज कंपेयर टू ओरिजिनल डायमेंशन। अच्छा, व्हाट इज पॉइसन रेशो। देखो, जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, मैंने कहा जब मैं इस फोर्स अप्लाई करूँगा उसके एक बॉडी में एक फोर्स क्रिएट होगी, तो उस फोर्स को हम स्ट्रेस कहेंगे। अगर मेरा फोर्स ज़्यादा हो गया तो उस बॉडी में चेंजेस आएंगे, लेकिन चेंजेस मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ होंगे। देखो, अब पॉइसन रेशो क्या है, पहले डिफिनीशन को देख लेते हैं। द रेशो ऑफ स्ट्रेन्स अकरिंग एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स दैट अकरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो, स्ट्रेन हो रहा है लेकिन दो कंपोनेंट्स में हो रहा है। एक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, मींस लेंथ वाइज ये बॉडी चेंज हो रही है, और एक इस फोर्स, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरा ये फोर्स है जो वो इस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में यानी फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है वो लेंथ वाइज होगा। लेकिन इस फोर्स के 90 डिग्री मींस इसके एरिया में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो जितने चेंजेस एरिया में आ रहे हैं और जितने इस फोर्स के डायरेक्शन मींस लेंथ में आ रहे हैं, इन दोनों के रेशो को हम कहेंगे पॉइसन रेशो।
देखो लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन है? जो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है। और लेटरल स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन है? जो बॉडी के जो फोर्स के 90 डिग्री में हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशो। अच्छा, अब टाइप ऑफ स्ट्रेन। देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेन, वन इज इलास्टिक स्ट्रेन एंड अदर इज प्लास्टिक स्ट्रेन। Now what is elastic strain? Strain that totally disappear once the external load that cause it is removed. जब मैं एक बॉडी से फोर्स रिमूव करूंगा और जो डिफॉर्मेशन था या चेंज था वो रिवर्सिबल हो जाएगा, मींस रिवर्स हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक स्ट्रेन। देन व्हाट इज प्लास्टिक स्ट्रेन? वो स्ट्रेन जब मैं जो बॉडी में क्रिएट हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ माई स्ट्रेस और वो बॉडी में परमानेंटली रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक स्ट्रेन। Strain that permanently remains once the external load that cause it is removed and thus the strain is non-recoverable. Strain non-recoverable होगा। तो ये दो टाइप है स्ट्रेन के। अच्छा, एक अहम कंसेप्ट है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और कर्व। देखो स्ट्रेस को हमने समझ लिया, स्ट्रेन भी हमने समझ लिया, अब इन दोनों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कहेंगे। देखो ये मेरा पास स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस किस डायरेक्शन में होगा? स्ट्रेस वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और जो स्ट्रेन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इट इज़ द ग्राफिक वे ऑफ डिस्प्लेसिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जनरली द डायग्राम इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेजुअली लोडिंग अ मटेरियल यूजिंग अ मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। और resultant strain values are measured and used to calculate stress value. Stress is plotted on vertical axis, strain is plotted on horizontal axis. देखो वही बात है कि एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन होगा जो क्या करेगा? स्ट्रेस पैदा करेगा। उस स्ट्रेस के रिजल्ट में क्या हो जाएगा? मेरे बॉडी में चेंजेस आएंगे, स्ट्रेन आएगा, और कितने स्ट्रेस पर स्ट्रेन आएगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से हम दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कि कितना स्ट्रेस दरकार है एक बॉडी में स्ट्रेन पैदा करने के लिए। देखो यही बात है, ये स्ट्रेस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, और ये स्ट्रेन है ये वर्टिकल एक्सिस में जो है स्ट्रेस है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है ये स्ट्रेन है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ है और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है, वो हम फिर पढ़ेंगे। देखो ये पॉइंट जो ये बेस लाइन है, ये जो 0 पॉइंट है, इससे लेकर मैं यहाँ से स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ तो बॉडी में चेंज आएंगे स्ट्रेट लाइन होगा। जितना मेरा स्ट्रेस इंक्रीज होगा उतना ही इस बॉडी में स्ट्रेन आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा या चेंज आएगा। तो एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ से फिर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो बॉडी में इतना चेंज नहीं आएगा जितना पहले आ रहा था। यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस लिमिट को हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट। ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर जो इस पॉइंट तक है जहाँ पर दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है, मींस हुक्स लॉ फॉलो हो रही है, तो इसको हम कहेंगे, इस रेंज को हम कहेंगे इलास्टिक रेंज। अच्छा, आगे आप देख लोगे जो एरिया होगा अंडर दिस स्ट्रेट लाइन विल बी कॉल्ड एज रेजिलियंस। समझ आ रहा है? ये जो एरिया है, इसके अंदर जो एरिया है, स्ट्रेट पार्ट के अंदर जो एरिया है, उसको हम रेजिलियंस कहेंगे। अच्छा, जिस पॉइंट से बॉडी पर डिफॉर्म हो जाएगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी, उसको हम कहेंगे यील्ड स्ट्रेस। जिस पॉइंट तक ये बॉडी का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन था एक दूसरे को प्रोपोर्शनल था, तो उसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है आप आगे देख लो। प्रोपोर्शनल लिमिट और ये स्ट्रेन, आप सब कॉन्सेप्ट आगे आप देख लेंगे। देखो इलास्टिक लिमिट, व्हाट इज इलास्टिक? मैंने कहा कि एक इलास्टिक एलिमेंट है। इलास्टिक लिमिट क्या है? जहाँ तक बॉडी इलास्टिसिटी शो करेगी, इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। इसके बाद जो बॉडी है वो फिर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। अच्छा देखो इसमें और भी कंसेप्ट है, इसको मैंने रेजिलियंस कहा। अच्छा, इस जो यील्ड स्ट्रेस है इसके बाद जो बॉडी जो ये कर्व है इसको हम प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। और ये इसकी जो लेंथ है, मींस ये जो लेंथ है ये एक बॉडी की डक्टिलिटी को शो करता है। जितना ये लेंथ ज़्यादा होगा उतनी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जो एरिया है जो इस यील्ड स्ट्रेस से लेकर जो इस पॉइंट तक, जो फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एरिया है, इसको हम कहेंगे टफनेस। तो ये दो अहम कंसेप्ट है, एक रेजिलियंस है, रेजिलियंस अंडर द स्ट्रेट पार्ट है, और टफनेस जो है वो अंडर द होल कर्व है। अंडर द होल कर्व इज कॉल्ड टफनेस, व्हाइल अंडर द स्ट्रेट एरिया इज कॉल्ड रेजिलियंस। इट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये इतना स्ट्रेस है कि ये बॉडी बर्दाश्त कर सकती है बिफोर ब्रेकिंग आउट।
ये देखो, ये यील्ड स्ट्रेंथ है, इसके बाद बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म हो जाएगी। ये इलास्टिक स्ट्रेन है, ये बॉडी रिकवरेबल होगी। ये प्लास्टिक स्ट्रेन है, इससे बॉडी पर रिकवरेबल नहीं है। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, इसके बाद बॉडी ब्रेक हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, और ये स्ट्रेन हो रहा है। देखो, ये जो लेंथ वाइज है, ये जो कर्व्स है ना, ये हर मेटल के लिए मुख्तलिफ होंगे। ये हर बाज में हॉरिजॉन्टल होगा और बाज में वर्टिकल होगा। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज होगा हर मेटल के लिए, और मेटल की प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, जो ये स्ट्रेट पार्ट है, मैंने पहले आपको बताया, जो स्ट्रेट पार्ट है ये हमको क्या शो करता है, जो स्ट्रेट पार्ट है ये हमको इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है, और इसके अंडर जो एरिया है ये हमको रेजिलियंस शो करता है। ये जो कर्व पार्ट है ये हमको क्या शो कर रहा है, ये हमको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो कर रहा है। इन दोनों का जो स्लोप है, मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप है, हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शो कर रहा है। जो लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट है, देखो ये शो कर रहा है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट, लेकिन जिसका जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ हमें शो कर रहा है डक्टिलिटी ऑफ मेटल, कि मेटल कितना ज़्यादा डक्टाइल है। ये जितना ज़्यादा लंबा होगा, जितना ज़्यादा इसका लेंथ ज़्यादा होगा, उतना ही उस मेटल की डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, एरिया अंडर स्ट्रेट पार्ट दी जी, इसी एरिया की बात हो रही है, इसको हम कहेंगे रेजिलियंस। और एरिया अंडर द इंटायर लाइन, जो इंटायर लाइन का जो अंडर जो एरिया है फ्रॉम पॉइंट ज़ीरो टू अप टू फ्रैक्चर, दैट विल बी कॉल्ड टफनेस। आई होप यू गॉट इट। बस वही कंसेप्ट दोबारा है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ये फर्दर इन्होंने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन अगर आप ये भी याद कर लो तो इट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, आप हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। देखो, इलास्टिक लिमिट क्या है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस टू विच अ मटेरियल कैन बी सब्जेक्टेड सच दैट इट विल रिटर्न टू ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द फोर्स इज रिलीज्ड, एज आई टोल्ड। What is proportional limit? Proportional limit come after elastic limit. The maximum stress a material can withstand without undergoing any permanent deformation. It is the value of maximum stress which a body can withstand without undergoing any permanent deformation. Below the proportional limit, stress is proportional to strain. It means Hooke's law is following. A stress below the proportional limit causes elastic non-permanent change. Yes, we discussed it. And those above it cause plastic or permanent deformation. A high proportional limit is desirable for restorative material. तो देखो, डेंसिटी से के साथ ये रिलेट हो गया। A high proportional limit is desirable for restorative material. प्रोपोर्शनल लिमिट जितना ज़्यादा होगा उतना बॉडी ज़्यादा रेजिलिएंट होगी। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? देखो, ये जो एरिया था ना, एरिया जो था यह हमें क्या शो कर रहा था, हमें टफनेस शो कर रहा था। लेकिन जो स्लोप है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्लोप है किस चीज़ का, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो ये हमें क्या शो करेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन याद रखो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें, जो स्लोप है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का, वो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शो करता है। लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बजाते खुद हमें रिजिडिटी शो करता है, ना कि इलास्टिसिटी। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। इट मेजर रिजिडिटी और स्टिफनेस ऑफ अ मटेरियल। स्टीप स्लोप, अगर स्लोप स्टीप हो या तो बॉडी रिजिड होगी। तो रिजिडिटी कहाँ पर दरकार है, रिजिडिटी रिस्टोरेटिव मटेरियल में दरकार है। अगर ये स्लोप शेल होया तो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, और फ्लेक्सिबल मटेरियल कौन से हैं, इम्प्रेशन मटेरियल है। ये सारे मटेरियल हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्ट्रेंथ? मैक्सिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर अ स्ट्रक्चर। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितना स्ट्रेस दरकार है कि एक बॉडी को ब्रेक करे, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, इसको हम स्ट्रेंथ कहेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन अंडरगो इन टेंशन। टेंशन मीन्स चेंज इन लेंथ विदाउट फ्रैक्चर। तो सिंपल है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन अंडरगो इन कंप्रेशन। मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन अंडरगो इन अ कंप्रेशन मीन्स एरिया में चेंजेस आ रहे हैं विदाउट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हो जाएगा तो वो फिर स्ट्रेंथ का लिमिट खत्म हो जाएगा। shear strength is the maximum stress that a material can withstand before failure in shear mode. shear में वो हमने पहले पढ़ा था, वो जो shear mode में जितना बॉडी स्ट्रेस बियर करेंगे तो हम इसको shear strength कहेंगे। इट इज़ टेस्टेड यूजिंग द पंच और पुश आउट मेथड। तो ये आपने याद रखना है कि पंच और पुश आउट मेथड से हम कौन सा स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, तो shear स्ट्रेंथ हम किस में मेथड से मेजर करते हैं, पंच और पुश आउट मेथड। इसमें मेथड का मैकेनिज्म इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
अच्छा, अब है ट्रांसवर्स और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। देखो, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ इज आर मॉडुलस ऑफ रप्चर। देखो, एक अहम कंसेप्ट है यहाँ पर। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ को हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। इज obtained when the load is applied in the middle of the beam supported at each end। इसको हम 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट भी कहते हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इस लोड पर मैं जितना फोर्स अप्लाई करूँगा तो एक पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये बॉडी कितनी स्ट्रेस बियर करेंगी, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। इसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो था वो हमें रिजिडिटी शो कर रहा था, लेकिन मॉडुलस ऑफ रप्चर हमें क्या शो करता है? ट्रांसवर्स और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ शो करता है। दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट। इसको हम 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट भी कहते हैं। क्यों 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट पर ये बॉडी कांटेक्ट में है। एक, ये 2, 3 पॉइंट है। एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन जो है ना, यूज टू टेस्ट डेंचर बेसिस रीजन्स एंड लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस। जो हमारे पास ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस क्या है? मल्टीपल टीथ जब एक अलाइनमेंट में हो तो उसको हम फिर ब्रिज कहेंगे। तो ब्रिज के लिए या डेंचर बेस के लिए हमें क्या चाहिए? हाई रेजिलियंस चाहिए, सॉरी हाई ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ चाहिए। अच्छा, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या है? इम्पैक्ट स्ट्रेंथ में भी डिफाइन एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर ए मटेरियल अंडर एन इम्पैक्ट फोर्स। इम्पैक्ट फोर्स क्या होता है? जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड वेरी करता है। मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा हो सकता है। आप कह सकते हो कि कोलिजन टाइप का फोर्स है, तो वो फोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होगा, तो उसको हम इम्पैक्ट फोर्स कहेंगे। और जो बॉडी की एबिलिटी के इम्पैक्ट फोर्स को रेजिस्ट करे या बर्दाश्त करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहेंगे। इम्पैक्ट इज द रिएक्शन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू अ कोलिजन। वही बात है विद अ मूविंग बॉडी। HRP टेस्ट, देखो एक HRP टेस्ट है, वहाँ पर पुश आउट मेथड था। किस चीज़ के लिए पुश आउट मेथड हमारे पास? किस चीज़ के लिए था? शेयर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट हमारे पास किस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए था? ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। इसी तरह हमारे पास जो 4P टाइप इम्पैक्ट टेस्टर है, किसके लिए होता है? ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। अच्छा, द फ्रीनल नॉच ऑफन प्रेजेंट इन द अपर डेंचर एक्ट एज अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन साइट फॉर द इनिशिएशन ऑफ फ्रैक्चर। जो फ्रीनल नाच होता है, मुंह में जो फ्रीनियम होता है, उसके लिए हम नाच जोड़ते हैं, तो वो एक एक्ट करता है एज अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन साइट फॉर फ्रैक्चर। देखो, यही बात है। ये फ्रीनल नाच है, तो यहाँ से स्ट्रेंथ कम होता है, और इम्पैक्ट जब ये बॉडी फॉल हो जाती है, तो यहाँ से फिर इनिशिएशन ऑफ फ्रैक्चर होता है। Denture should have high impact strength to prevent it from breaking if the accidental laugh from a patient mouth। तो देखो, सारे प्रॉपर्टीज हम अब डेंटिस्ट्री से रिलेट करेंगे। एक डेंचर बेस के लिए 2 प्रॉपर्टीज अहम है। एक ही कि उसका जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ से फिर फ्रैक्चर होगा। आ जाओ, फिर हमारे पास जो डेंचर बेस है उसके लिए इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ दोनों ज़्यादा है। लाइफ लॉन्ग स्पैन ब्रिज जो है, उनके लिए ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ दरकार है। इसके अलावा जो हमारे पास रेस्टोरेटिव मटेरियल है, दे मस्ट बी रिजिड, एंड जो हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल है, दे मस्ट बी फ्लेक्सिबल। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को डेंटिस्ट के साथ रिलेट कर सकते हो। देन वी नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव फैटीग। व्हाट इज़ फैटीग? डिफिनेशन को देख लेते हैं। A structure subjected to a repeated or cyclic stress below its proportional limit can produce abrupt failure of the structure. This type of failure is called fatigue। देखो, जब हम फटीग होते हैं, तो हम क्यों फटीग होते हैं? जब हम पर एक साइकिल्स आता है, वो फिजिकल वर्क का भी साइकिल हो सकता है और मेंटल का भी हो सकता है। तो मेंटल फटीग भी है और फिजिकल फटीग भी है। इस तरह जो मटेरियल होता है, जब हम रिपीटेडली उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस अप्लाई करते हैं, तो बॉडी में वीकनेस एकमुलेट हो जाती है। वो कहते हैं ना कंपाउंडिंग इफेक्ट। स्मॉल स्मॉल स्ट्रेस हम देते हैं बॉडी को, बॉडी एब्जॉर्व करती है, लेकिन एक पॉइंट आ जाता है कि वो बॉडी फिर ब्रेक हो जाती है। हम क्या देखते हैं कि बॉडी सडनली ब्रेक हो गई। नहीं, सडनली एब्रप्ट फेलियर नहीं है। ये आपकी जो कंपाउंडिंग इफेक्ट थी, जो आपने थोड़े थोड़े स्ट्रेस दिए थे, साइक्लिक फॉर्म में थे, तो वो थोड़े थोड़े एकमुलेट होकर, कंपाउंड होकर अब जो है फ्रैक्चर के फॉर्म में आपके सामने है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फटीग कहेंगे। दिस, हाँ, डिफिनेशन को दोबारा देख लो। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू रिपीटेड साइकिल, एक स्ट्रक्चर है जो एक रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेसेस को एक्सपोज है, और ये स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल लिमिट से कम है। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा हो गए तो बॉडी उसी पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगी। जब मेरा पहला ही साइकिल पड़ेगा उस बॉडी पर, तो बॉडी ब्रेक हो जाएगी। तो एक जो कंपाउंडिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट था ना, जो एकमुलेशन का कॉन्सेप्ट था, वो तो फिर ख़त्म हो गया ना।
तो बॉडी में वो जो हमारे जो साइक्लिक स्ट्रेस है दे मस्ट बी बिलो द प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों मैंने रीज़न दिया। अच्छा, फैटीग स्ट्रेस क्या है? द स्ट्रेस एट विच ए मटेरियल फेड अंडर रिपीटेड लोडिंग। सिंपल कंसेप्ट है, वो स्ट्रेस जिसके अंदर बॉडी रिपीटेड लोडिंग में फेल हो जाती है। डिटरमाइंड बाय अ सब्जेक्ट subjecting a material to cyclic stresses of maximum known value। देखो maximum known value and determining the number of cycle required to cause a failure of the material। देखो मेरे पास दो बॉडीज है, ए बॉडी है और बी बॉडी है। तो मैं एक बॉडी पर साइकिलिक स्ट्रेस के साइकिल अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वो बॉडी बियर कर देती है 20 साइकिल्स को, दूसरी बॉडी 50 साइकिल्स को बर्दाश्त कर लेती है। तो किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? फैटीग स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली जो ज़्यादा साइकिल्स ऑफ स्ट्रेस को ऑब्जर्व करेगी या बर्दाश्त करेगी। एप्लीकेशन क्या है? रेस्टोरेशन इन द माउथ आर ऑफन सब्जेक्टेड टू साइक्लिक फोर्सेज ऑफ मिस्टिकेशन। ऑब्वियस है, इन ऑर्डर टू लास्ट दीज रेस्टोरेशन शुड बी एबल टू रेस्ट फैटीग। सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर। अच्छा, अब स्टैटिक फिटीग है और हमारे पास एक डायनामिक फिटीग है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टैटिक फिटीग है, उसका कंसेप्ट अहम है। इट इज़ द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय सम सिरेमिक मटेरियल। देखो अगेन इंडस्ट्री से रिलेट हुआ प्रॉपर्टी। सिरेमिक मटेरियल एक रिस्टोरेटिव मटेरियल है जो कि स्टैटिक फिटीग शो करता है। दीज मटेरियल सपोर्ट अ हाई स्टैटिक लोड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड देन फेल एब्रप्टली। यहाँ पर साइकिल्स नहीं होंगे जो स्ट्रेस के हमने जो देखा था वो असल में डायनामिक फिटीग था, वहाँ पर साइकिल्स हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर बॉडी एक मुस्तकिल एक परमानेंट स्ट्रेस या लोड के अंडर है। तो वो लोड उस वक्त पर तो बॉडी को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन वो एकमुलेट होगा थोड़ा थोड़ा। जो लोड है वो वही कंपाउंडिंग वाला कंसेप्ट है, तो कंपाउंड होगा और उस बॉडी को फिर ब्रेक करेगा। यहाँ पर साइकिल्स नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट लो होगा। This type of failure occur only when the material are stored in a wet environment and this property is related to the effect of water on the high stress surface of the material। यहाँ पर वाटर भी दरकार होंगे, सिर्फ लोड से कम नहीं चलेगा, वाटर भी स्टैटिक फिटीग में दरकार होंगे। अच्छा, रेजिलियंस तो हमने डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पर इसका एक अदर नाम दिया गया है जो अक्सर पूछा जाता है कि रेजिलियंस इज आल्सो कॉल्ड स्प्रिंगनेस। इट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व बाय स्ट्रक्चर विद इट इज स्ट्रेस नॉट एक्सीड इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट। वही बात है कि हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल स्प्रिंगनेस और रेजिलियंस। देखो वही कर्व है, ये स्ट्रेट पार्ट है, इसके अंदर जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? रेजिलियंस कहेंगे। अब यहाँ पर आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रेजिलियंस और स्प्रिंगनेस। एनर्जी ऑब्जर्व बाय मटेरियल इन अंडरगोइंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू द इलास्टिक लिमिट। वही बात है, मटेरियल विद लार्जर इलास्टिक एरिया हैज हायर रेजिलियंस। ओके, फॉर एग्जांपल इलास्टोमर्स। देखो रेजिलियंस कहाँ पर यूज़ होगा? रेजिलियंस इलास्टोमर्स में ये प्रॉपर्टी है, रेजिलियंस जो है इलास्टोमर्स के साथ हम रिलेट करेंगे। अच्छा, टफनेस क्या है? मैंने पहले बताया था कि एरिया अंडर द होल कर्व टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अ मटेरियल कैन ऑब्जर्व अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। वही बात है, देखो वो ये जो कर्व था ये ऐसा कर्व था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो ये एरिया है इसको हम टफनेस कहेंगे। टफनेस इज मेजर्ड इज द टोटल एरिया अंडर द डिस्टेंस कर्व। अ मटेरियल केपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी टर्म एज टफ मटेरियल। वही बात, द अपोजिट ऑफ टफनेस इज ब्रिटलनेस। यही कंसेप्ट अहम है कि ब्रिटलनेस क्या होगी? टफनेस का अपोजिट क्या है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है? एक बॉडी का एब्रप्ट सडन ब्रेकेज है विदाउट एनी एक्सटेंशन। जनरली हम जो बॉडी टफ होगी तो पहले डिफॉर्म होगी उसके बाद ब्रेक होगी, लेकिन ब्रिटलनेस में ऐसा नहीं होता। ब्रिटल में बॉडी डायरेक्टली ब्रेक हो जाती है, उसमें जो डिफॉर्म फेज़ है, जो प्लास्टिक फेज़ है वो बहुत ही कम होती है। तो जैसा कि आप ग्लास को ले सकते हो। अच्छा, ब्रिटलनेस इट इज़ द मटेरियल बिहेवियर वेयर मटेरियल अंडरगो फ्रैक्चर विद लिटिल और नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। मैंने बता दिया ग्लास इज ब्रिटल। अच्छा, पोर्सिलिन भी ब्रिटल है हमारे पास इंडस्ट्री में। सीमेंट से पोर्सिलिन एक रेस्टोरेटिव मटेरियल है, पोर्सिलिन जो सीमेंट जो हमारे पास एक फिलिंग मटेरियल है, जिप्सम भी एक मॉडल मटेरियल है जो कास्टिंग के लिए यूज होता है। व्हाट इज डक्टिलिटी? द एबिलिटी ऑफ मेटल टू देखो डिफिनेशन को लेते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड कंसिडरेबल परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल लोड। वही डक्ट है, डक्ट है तो मीन्स लेंथ वाइज होगा, तो यहाँ पर लेंथ होगा। डक्ट से आप लेंथ को
याद कर सकते हो। तो ये डक्टिलिटी कहलाती है। द मटेरियल टू वेस्ट कंसिडरेबल परमिट डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल लोड विदाउट रप्चर। अ मेटल दैट कैन बी ड्रॉन रेडिली इनटू अ वायर इज सेड टू बी डक्टाइल। देखो डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है, और जो मेटल ये प्रॉपर्टी शो करती है इसको हम फिर डक्टाइल कहेंगे। तो डक्टाइल और डक्टिलिटी में आपको डिफरेंस आना चाहिए। डक्टिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ, वही टेंसाइल स्ट्रेंथ है। लेंथ वाइज बात हो रही है। लेंथ तो वायर्स कैसे बनेंगे, डक्ट्स कैसे बनेंगे, जब लेंथ में चेंज होगा ना, तो वही कंसेप्ट है। अच्छा, डक्टिलिटी इज डिक्रीज इज टेम्परेचर इज राइज। वो सिंपल है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डक्टिलिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि डिफॉर्मेशन ऑलरेडी टेम्परेचर की वजह से आएंगे। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। अच्छा, गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट है। एमंग अदर प्लेटिनियम रैंक थर्ड इन द डक्टिलिटी। तो पहला नंबर जो है वो गोल्ड का है, दूसरा नंबर सिल्वर का है, तीसरा नंबर किसका है, प्लेटिनियम का है। मिलेबिलिटी है, एबिलिटी है बॉडी के डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करे बिफोर ब्रेकिंग इन कंप्रेसिव स्ट्रेन फोर्सेज। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर अंडर कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स क्या करेगा, मैंने पहले बताया था, एरिया में चेंजेस करेंगे। तो एरिया में चेंजेस करेंगे तो बॉडी फ्लैट हो जाएगी ना, शीट्स में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर जो था, यहाँ पर डक्ट्स में कन्वर्ट होती थी, हो रही थी, लेंथ वाइज था, टेंसाइल वाली बात थी। यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्सेस है, बॉडी के एरिया में चेंजेस आएंगे, और बॉडी डक्ट्स में सॉरी प्लेट्स में या शीट्स में कन्वर्ट होंगी। अब एक और मेथड है जिसे हम स्वेजिंग टेक्निक कहते हैं। तो जब हम ये शीट किसी मॉडल पर अडाप्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, स्वेजिंग टेक्निक। तो स्वेजिंग टेक्निक में हम कौन सा प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं, मिलेबिलिटी। मिलेबिलिटी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, सिंपल कंसेप्ट है। गोल्ड इज द मोस्ट मिलिएबल मेटल, सिल्वर इज सेकंड एंड कॉपर रैंक थर्ड इन द मिलेबिलिटी।